Para 4, short realization of committed lease extension bonus, financial obligation and non-renewal of free lease rupees 3736.893 million। ये जो पैरा 4 है, जो लास्ट एपिसोड की कंटिन्यूएशन में जो हमने ऑर्डर रिपोर्ट रखी है पेट्रोलियम डिवीजन की, उसमें हमने 3 पैराज डिस्कस किए थे। तो फोर्थ पैरा है, ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि ये जो कंपनी थी पीपीएल और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बीच एक मुआहदा हुआ था फॉर जो है उसकी लीज एक्सटेंशन बोनस के हवाले से। ये हुआ था 50 इयर्स तक, 1955 से लेकर 2015 तक। ये 50 साल का अग्रीमेंट था और इसके अंदर ये रखा गया था अकॉर्डिंग टू द क्लॉज एल, लीज वर्ल्ड नंबर of sweet gas lease executed between Government of Pakistan and PPL dated February 2025 under rule of the Pakistan Onshore Petroleum Rules. Payment of outstanding obligations shall be paid as per Annex 2, which stipulates payment of 54 billion on account of lease extension bonus and 6 billion on account of social welfare and production bills. ये अकोमोलेटेड 60 मिलियन की अमाउंट थी जो कि पे करनी थी पीपीएल ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इनको एक ठेका दिया गया था 50 साल का। उसके बस इन्होंने 2 पेमेंट्स करनी थी, एक इन्होंने लीज एक्सटेंशन बोनस देना था और दूसरा इन्होंने जो 54 बिलियन का था, और 6 बिलियन इन्होंने सोशल वेलफेयर और प्रोडक्शन बोनस से करना। सोशल वेलफेयर और प्रोडक्शन बोनस ये होता है कि आप जिस एरिया में भी कोई एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं या वेल हेड खुदाई कर रहे हैं, उसके जो एरिया के उस खोदने की वजह से सड़कें टूटेंगी, तारें टूटेंगी और जितने भी नुकसान होगा, आप उसको ना सिर्फ रिपेयर करवाएंगे बल्कि उस कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए भी आप कुछ ना कुछ पैसा रखेंगे, इसलिए उसको वेलफेयर प्रोडक्शन बोनस कहा जाता है। तो 50 इयर्स का ये एग्रीमेंट था जो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक्सपायर किया। 2015 में ये एक्सपायर हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू फेडरल गवर्नमेंट इसको 10 साल की एक्सटेंशन दी गई इस बुनियाद के ऊपर कि आप इसके बस 54 बिलियन लीज एक्सटेंशन बोनस जमा कराएंगे और 6 बिलियन प्रोडक्शन बोनस जमा कराएंगे, यानी 60 बिलियन की अमाउंट आप सबमिट करेंगे। लेकिन जो इस कंपनी ने, पीपीएल कंपनी ने जो अमाउंट पे की वो 57 के करीब, 56 मिलियन पे की, 56,263 मिलियन पे की। तो ऑडिट ने यह एतराज़ लगाया कि 60,000 स्टिपुलेटेड अमाउंट थी, 60,000 मिलियन, और उसके बस 56,000 पे किया गया। तो जो बाकी की तकरीबन 3736 मिलियन की अमाउंट थी वो रिकवर नहीं, और ये नॉन शॉर्टेज रहा है पेमेंट का। और इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी टू डीजीपीसी ने, जो कॉन्ट्रैक्ट या लीज एग्रीमेंट एक्सटेंड करने के बावजूद भी ये अमाउंट रिकवर नहीं हुई। ये मैटर जब मैनेजमेंट के पास गया तो मैनेजमेंट ने कहा कि ये अमाउंट जो है ये कंटेस्टेड है, ये 3511 मिलियन की अमाउंट है, और ये 2023 के जो मई 2023 के फिगर्स के मुताबिक ये एक्यूरेट और फॉरकास्टेड है। ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, ये फॉरकास्टेड अमाउंट थी। मतलब कि ये फॉरकास्ट की गई थी कि ये एग्रीमेंट जब 2025 में कंप्लीट होगा तो इतनी अमाउंट आपको पे की जानी चाहिए। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है ये फॉरकास्टेड अमाउंट नहीं है, ये उससे कम है, और वो बनती है तकरीबन 35 मिलियन। यहाँ जो पैरा बना है वो 37 मिलियन का बना है, और ये जो वो है एक्चुअल अमाउंट है वो 35 मिलियन की है। तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि स्वी गैस को हमने लिख दिया और उसको हम फाइनल डिसीजन के लिए टेकअप करेंगे गवर्नमेंट के साथ, बलोचिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये स्वी का इलाका है जो वहाँ अप्लाई है। द DAC डायरेक्टेड द मैनेजमेंट टू रिकवर द अमाउंट एज पर द एग्रीमेंट, और DAC ने जो है डायरेक्ट कर दिया मैनेजमेंट को कि अमाउंट जो रिमेनिंग रह गई है कंसल्टेशन के बाद उसको रिकवर किया जाए। तो ये तो ऑडिट पैरा 4। अब हम ऑडिट पैरा 5 डिस्कस करेंगे, जो है नॉन रियलाइजेशन ऑफ लाइसेंस, लीज रेंट एंड ऑब्लिगेशन फ्रॉम ENP कंपनीज। ये ENP कंपनीज हैं कुछ पाकिस्तान के अंदर, जिनको एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज कहा जाता है। इनका काम एक्सप्लोर और प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का और पेट्रोलियम रिसोर्सेज का। इसके एवज इन्होंने कुछ ये जो कंपनीज हैं इनको ठेका दिया जाता है या लाइसेंस दिया जाता है कि आप इस एरिया में आप जाके एक्सप्लोर करें, तो उसकी कोई लाइसेंस फी होती है वो पे करनी होती है, और उसके एवज कुछ लीज पे आप जो है ना 10 साल की 20 साल की लीज पे आपको पूरा ठेका दिया जाता है कि इतने साल तक के लिए आप गवर्नमेंट के अहव्याफ में आप ये
एक्सप्लोर करेगी, कंपनीज को वेंडर किया जाता है, तो उसका कुछ रेंट होता है। तो बेसिकली ये पैरा उससे रिलेटेड है कि 1650 तकरीबन 1650 मिलियन जो है ये इन्होंने रेंट के मद में और लाइसेंस की मद में फीस जमा नहीं करवाई। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स 26 एंड 39 ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम रूल्स 1996, licensee shall pay to government annually on advance rent at prescribed rates for onshore. Furthermore, petroleum policy 2012 said production bonus will be payable on the contract area basis on prescribed rates. यानी आपने लीज, एक रूल कहता है कि आपने लीज रेंट जमा कराना है और पेट्रोलियम पॉलिसी कहती है कि आपने प्रोडक्शन बोनस की प्रिस्क्राइब रेट पे जमा करना है। और इनके ड्यूरिंग द ऑडिट ये देखा गया ऑडिट में कि इट वाज ऑब्जर्व द मैनेजमेंट डिड नॉट रियलाइज लाइसेंस रेंट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस फ्रॉम ईएनपी कंपनीज टू 1650 मिलियन की, तकरीबन जो 1650 मिलियन के करीब अमाउंट थी जो ईएनपी कंपनी से नहीं दी गई, वो डिफरेंट हेड्स में थी। वो कौन कौन से हेड्स थे? सबसे पहले लीज रेंट था, इसमें 288 मिलियन थे जो नहीं रिकवर किए गए। उसके अलावा प्रोडक्शन बोनस की अमाउंट थी जो 840 मिलियन थी, वो रिकवर नहीं की गई। फिर सोशल वेलफेयर ऑब्लिगेशन, जो मैंने आपको बताया कि जिस एरिया में आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को और जब वहाँ कोई इसमें एक्सप्लोरेशन के में कोई नुकसान वगैरह होगा तो आप ना सिर्फ उस नुकसान को फुलफिल करेंगे बल्कि आप उस सारी अमाउंट को के लिए कुछ सोशल वेलफेयर ऑब्लिगेशन की अमाउंट्स पे करेंगे। इसके लिए जो था वो क्या कहते हैं, ये जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स और उससे पहले डीसीओज होते थे तो उनके जॉइंट अकाउंट्स मिलेंगे उन कंपनीज के। ईएनपी कंपनीज में मिसाल के तौर पर बलोचिस्तान का कोयटा का इलाका है, वहाँ पे आपने एक्सप्लोरेशन करनी है, तो जिस एरिया में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं उसका यानी डिप्टी कमिश्नर कोयटा के साथ मिलकर आपने एक जॉइंट अकाउंट खोलना था और आपने उसको ये बताना था कि हम इस एरिया में ये अमाउंट पे करेंगे आपको, कि कोई भी नुकसान होगा वो आप उस जॉइंट अकाउंट से हम आपको अमाउंट सबमिट करेंगे, आपने जो है उसकी पे विद करना है, उससे सोशल वेलफेयर का काम करना है, तो वो अमाउंट भी जमा नहीं करवाएंगे। इसी तरीके से वो जो है उसके हवाले से ये जो मैटर रिपोर्ट हुआ मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट ने कहा कि लीज रेंट का जो 1500 रिमेनिंग अमाउंट है 15 मिलियन वो रिकवर कर ली गई है। प्रोडक्शन बोनस के हवाले से अमाउंट ओजीडीसीएल से रिकवर कर ली गई है और जो बाकी की अमाउंट है उसके लिए जो सोशल वेलफेयर फंड की अमाउंट है वो डिले है बिकॉज इन्होंने अकाउंट्स नहीं खुलवाए डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस वजह से वो अमाउंट इनसे अभी तक नहीं दी गई। तो इसके हवाले से भी ऑडिट ने और डीएससी ने डायरेक्ट किया है कि इनके एक तो अकाउंट्स खुलवाए जाए और इस अमाउंट को फॉरन रिकवर किया। नेक्स्ट पैरा है नॉन रियलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम लेवी एंड लेट पेमेंट सरचार्ज। ये है 1162 बिलियन का। ये दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, जिस तरह एक पेट्रोलियम लेवी होती है और एक लेट पेमेंट सरचार्ज होता है। कि एक तो ईएनपी कंपनी से और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आपने पेट्रोलियम लेवी लेनी होती है और अगर वो पेट्रोलियम लेवी जमा कराने में लेट करें तो उसके बाद उनको लेट पेमेंट सरचार्ज होता है, तो वो भी इन्होंने जमा कराना होता है। तो ये दोनों अमाउंट्स इन दोनों हेड्स में कुछ अमाउंट जमा नहीं करवाई गई, यानी पेट्रोलियम लेवी भी और लेट पेमेंट सरचार्ज। तो इस हवाले से जो अमाउंट बनती है वो 1162 बिलियन बनती है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कौन सी हैं, जिस तरह पीएसओ है या और प्राइवेट टोटल है, पाको है, अरामको है, इस तरह की जो कंपनीज हैं जो पेट्रोल सेल कर रही हैं कस्टमर्स फिनिश प्रोडक्ट के तौर पर, ये जो डीलर्स होते हैं आपके या जिनके पंप्स होते हैं, तो ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने पेट्रोलियम, क्योंकि ये लेते हैं इंपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट से या एक्सपोर्ट को उसका खरीदते हैं उधर से जो मेन स्टोरेज है वहाँ से, उस एवज में इन्होंने पेट्रोलियम लेवी भी गवर्नमेंट को जमा करानी होती है और अगर वो लेट कराएं तो लेट पेमेंट सरचार्ज भी जमा कराना होता है। तो ये बेसिकली पैरा ये है। According to the DG oil letter number, oil marketing companies are required to directly deposit the applicable petroleum levy under section of the Petroleum Products Ordinance 1961 before the procurement of petroleum products from Synergico Private Limited Company। बेसिकली है पैरा ये, और आगे वो कहते हैं फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40D1 ऑफ द पीएफएम पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 an amount equally to monthly weighted financing cost of government domestic borrowings shall be payable during the period of default।
in addition to amount due under Section 40B if not paid within the stipulated time. बेसिकली रूल पॉलिसी ये कहती है कि आपने जब जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जब वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करेंगी किससे, सिनर्जाइको प्राइवेट लिमिटेड है उससे, जब उससे प्रोक्योर करेगी तो प्रोक्योर करने से पहले आपने पेट्रोलियम लेवी के मद में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवानी है गवर्नमेंट को। एक फिर आगे पीएफएम एक्ट कहता है कि इक्वल अमाउंट अमाउंट होगी वो इक्वल मंथली वेटेड कॉस्ट जो गवर्नमेंट की जितनी डोमेस्टिक बोरोइंग होगी उसकी वेटेड एवरेज ली जाएगी और उसके मुताबिक वो अमाउंट जमा करवाई जाएगी। इन केस को डिफॉल्ट करती है गवर्नमेंट इन पेमेंट्स के ऊपर तो उसके पास एक सेविंग अकाउंट में ये जमा होगा। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो उसका फाइन लाइबल होगा जो एज लेट पेमेंट सरचार्ज आपको दिए जाएगा कि आपको ऊपर इम्पोज किया जाए। During the audit, DG Oil 2005 was observed examination of monthly returns furnished by Synergico showing quantity of sales of petroleum products and petroleum levy deposited by OMCs that five OMCs did not deposit petroleum levy of 768 million on purchase of petroleum products from CPL. CPL is Synergico Private Limited. Was not deposited directly through computerized payments and on production of CPR, CPR was to issue invoices. As per monthly returns, CPL declared sales of petroleum products to these five companies which did not deposit the petroleum levy. DG Oil failed to implement the approved procedure and recovered due amount of 6768 million. अच्छा, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी तकरीबन ये थी 5 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी जिन्होंने ये पेट्रोलियम लेवी सीपीएल को जमा नहीं करवाई, इवन उन्होंने वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोक्योर कर लिए और इसके अलावा ये अमाउंट बनती है 768 मिलियन की जो रिकवर नहीं करवाई गई इस अमाउंट, और डीजी फेल ने अमाउंट रिकवर करनी थी जो उसने अभी तक रिकवर नहीं की। जो डीजी ऑयल था उसने ये रिकवर करनी थी। फर्दर कहते हैं कि 236 केसेस में से 11 OMCs deposit petroleum levy after due dates with delay ranging from 10 to 112 days on purchase from CPL in violation of aforesaid approved procedure, but DG Oil do not recover the LPS late payment sector। ये 5 कंपनीज वो थी जिन्होंने ना तो सिर्फ वो जमा कराया क्या कहते हैं पेट्रोलियम लेवी, और 236 केसेस में से 11 OMCs कंपनी वो थी जिन्होंने पेट्रोलियम लेवी तो जमा करा दी लेकिन लेट जमा कराई, 10-15 दिन लेट बाद जमा कराई। उस वजह से उनके ऊपर लेट पेमेंट सरचार्ज लगा और वो लगा ऑलमोस्ट 394 मिलियन का, तो जिसकी वजह और जो इन्होंने ये लेट पेमेंट सरचार्ज रिकवर नहीं किया डीजी ऑयल ने, तो इसके हवाले से जो जब ये मैटर रिपोर्ट हुआ क्या कहते हैं मैनेजमेंट को, तो उनका केस ये था द मैनेजमेंट स्टेटेड दैट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 768 मिलियन हैड बीन रिकवर्ड बट कंप्यूटराइज्ड पेमेंट चालान ऑफ 373 वर प्रोवाइडेड। Further, an amount of 0.626 million were deposited of LPS Lucky Petroleum, whereas LPS of 3 million was outstanding against 4 OMCs. Audit conducted, the copies of the CPRs were neither attested by the department for authenticated by the FPR being collected agent. Further, an amount of petroleum levy of 21 million from MSGO and amount of 9 million from Maxwell was outstanding। मैनेजमेंट ये कहती है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें 768 की जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो लेट पेमेंट सरचार्ज से हट के लेवी अमाउंट है वो हमने सारी रिकवर कर ली, लेकिन ऑडिट ने हमें देखा आगे से कि ये इन्होंने 768 मिलियन का क्लेम किया रिकवर करते हुए, लेकिन जो इन्होंने कंप्यूटराइज्ड पेमेंट चालान जमा कराए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो जमा कराया पेमेंट चालान का, वो सिर्फ 373 मिलियन का, 768 में से सिर्फ 373 मिलियन इन्होंने रिकवर अमाउंट का चालान जमा कराया। उसके अलावा 0.26 मिलियन डिपॉजिट करवाया है लकी पेट्रोलियम सर्विसेज वालों ने भी, और उनके अगेंस्ट जो था वो जो अमाउंट ज़्यादा थी। इसी तरह जो लेट पेमेंट सरचार्ज है उसका भी कोई एविडेंस इन्होंने नहीं दिया कि वो जमा हुई, तो डायरेक्ट जो डीएसी है मैनेजमेंट उसने डायरेक्ट किया है कि इस अमाउंट को फॉरन रिकवर किया जाए। नेक्स्ट पैरा है इरेगुलर एलोकेशन ऑफ नेचुरल गैस टू थर्ड पार्टी फ्रॉम राजगीर गैस फील्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ द
पीओ गवर्नमेंट। बेसिकली केस ये होता ये है कि कुछ नेचुरल गैस इम्पोर्ट की जाती है या एलोकेट की जाती है, सॉरी, थर्ड पार्टी को। उसका तरीका ये होता है कि आप थर्ड पार्टीज का कॉलम नोटिस देते हैं थ्रू टेंडर, और जो उस बिड को क्वालिफाई करता है वो पार्टी को फिर आप नेचुरल गैस का कोटा एलोकेट कर देते हैं कि इतना कोटा आपके पास, इतना कोटा आपके पास, इतना कोटा आपके पास। अकॉर्डिंग टू द पैरा, और इसके हवाले से कुछ ऑडिट ने पैरा इशू किया है कि इरेगुलर एलोकेशन की गई है थर्ड पार्टी को, जिसमें प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर यानी सेक्रेटरी और गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं ली। तो वो पैरा क्या है इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैरा 9.4.2 ऑफ द पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 February 2024, subject to overall market demand, EN, ENP companies shall request government of Pakistan will purchase 65% of their share of pipeline specification gas through nominated buyer. ENP companies shall have the right to sell up 35% of their share of pipeline to third party having OBRA license through competitive process without approval of the government. बेसिकली जो ऑयल एंड गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 65% ऑफ द गैस जो होगी इन ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी से खरीदेगी, और जो बाकी की 35% की गैस होगी ये ओपन मार्केट में थर्ड पार्टी को सेल करेगी, और उस पार्टी को सेल करेंगे जो गवर्नमेंट ओबरा की लाइसेंस होल्डर होगी। 65% गवर्नमेंट परचेज करेगी इन ऑयल एंड मार्केट कंपनीज के साथ, एक्सप्लोरिंग कंपनीज के साथ, और बाकी की जो 65% गवर्नमेंट परचेज करेगी और बाकी की जो 35% होगी ये ओपन मार्केट में थर्ड पार्टी को बेचेंगे, बट ओबरा लाइसेंस होल्डर किया जाएगा। इसके अंदर ऑडिट ने इतराज उठाया है कि ड्यूरिंग द ऑडिट डीजीपीसी फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, it was observed that the management granted lease to Petroleum Rasgar field in Tal Block in May and allowed the sale of gas to a third party without obtaining approval from PO and federal government without complying with the approved framework policy. Further, operator did not obtain gas allocation for third party sale in violation of conditions of granted lease. MOL allocated 100% gas to UDGS, UHGDC without conducting competitive bid process, determining competitive processes. The result in grant of lease and sale of natural gas to third party without approval of PA and government. ऑडिट के अंदर ये एतराज़ आया, जब ऑडिट ने इसको इन्वेस्टिगेट किया या इसको ऑडिट किया तो पता चला कि एक कंपनी है राजगिर फील्ड तल ब्लॉक के अंदर एमएस इसको सर्विस की एमओएल, इसने थर्ड पार्टी को इसको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया एज अ थर्ड पार्टी सेल करने के लिए नेचुरल गैस। और ये जो अलाउंस की गई बेसिकली ये ना इस पर सेक्रेटरी की अप्रूवल थी और ना इस पर गवर्नमेंट की अप्रूवल थी, प्लस इसने कोई बिड भी विन नहीं की, ये कंपैरेटिव प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं, ये आउट ऑफ द वे जाके इसको सिंगल टेंडरिंग पे या विदाउट टेंडर इसको अलाउ कर दिया। इसमें जब मैटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट हुआ तो मैनेजमेंट स्टेटेड दैट एलोकेशन गैस वाज डोमेन ऑफ डीजी गैस एंड पैरा बी शिफ्ट टू डीजी गैस। Audit contended that the field development plan and lease was granted by DGPC without the approval of the competent authority. जब डीजी गैस को ये पैरा डीजीपीसी को ये पैरा के बताया गया कि आपके लिए ये पैरा है, तो डीजीपीसी ने कहा ये मेरा काम नहीं था, ये डीजी गैस का काम था, मेरा काम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देखा था, ये गैस की फील्ड है, ये डीजी गैस देखा। तो उसके लिए उन्होंने रिप्लाई सबमिट किया और कहा गया कि इस पैरा को शिफ्ट कर दे डीजी गैस के। लेकिन ऑडिट का व्यू ये था कि ये जो लीज एग्रीमेंट हुआ है इस पार्टी के साथ ये डीजी पेट्रोलियम ने किया है। अगर आपकी डोमेन नहीं थी फिर आपने लीज कैसे की, इसका एग्रीमेंट कैसे किया, तो आप डीजी गैस को कहते हैं कि वो लीज एग्रीमेंट करते हैं, तो इस वो क्या, और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल भी नहीं मिली। तो ये एक ज़्यादा सीरियस मामला बन गया, इसलिए ऑडिट ने कहा कि इसकी फर्दर इंक्वायरी की जाए और रिपोर्ट और जो रिपोर्ट है वो 3 मंथ में सबमिट की जाए। तो ये है बेसिकली पैरा। अच्छा, नेक्स्ट पैरा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का पैरा है कि नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग फंड एंड टेक्निकल डेटा सेल प्रोसीड्स फॉर कैपेसिटी। ये ऑलमोस्ट 58 मिलियन का पैरा है। इस पैरा को थोड़ा समझने की जरूरत है। बेसिकली ये जितनी भी ईएनपी कंपनीज, एक्सप्लोरेशन और ये पेट्रोलियम डिवीजन का जो जेडी है ये बहुत टेक्निकल नेचर की,
इस टेक्निकल नेचर की वजह से इनको हर साल फंड मिलता है, टेक्निकल फंड और ट्रेनिंग फंड, कि आपका जो स्टाफ है, क्योंकि इनका जो जीडी है वो टेक्निकल नेचर का है, तो आपने हर साल ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है ताकि ये जो है ना नए नए मॉड सीखें और इनको भी ट्रेन हो जाए, और इस वजह में इनको जो है ना हर साल ट्रेनिंग का फंड मिल जाए। और इसके लिए जो पर्पस होता है कि एक तो ये जो क्या कहते हैं इनका, कि ये टेक्निकल लीगल एडवाइजर्स होल्ड करेंगे, कंसल्टेंट्स होल्ड करेंगे, वर्कशॉप्स करवाएंगे, सेमिनार करवाएंगे, सिम्पोजियाज करवाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे, डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंपेन करेंगे अपनी टीम को टेक्निकल लेवल पे रेडी करने के लिए और प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। तो इस पे ऑर्डर में एतराज उठाया। इट वॉज ड्यूरिंग द ऑडिट इट वॉज ऑब्जर्व दैट द मैनेजमेंट मेंटेन बैलेंस ऑफ 40 मिलियन, सॉरी 40,000 मिलियन इन द ट्रेनिंग फंड। अकाउंट नंबर HBL इस्लामाबाद का अकाउंट नंबर भी आगे दिया हुआ है। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो 40,000 का फंड था HBL में इसको खुलवाया गया, और साल के शुरू में ही ये फंड बढ़ गए, 40,000 से बढ़ के ये हो गया 4900, यानी 9,000 का, इसमें 9,000 मिलियन का इसमें इजाफा हुआ। इसमें पहला एतराज ये उठाया गया कि इसको प्राइवेट बैंक में इसको खोला गया HBL के अंदर, लेकिन इसकी अप्रूवल नहीं दी गई। DGPC did not provide approval of opening of account in private bank, and details of procedure adopted for making investment whether based on competitive rates or not was also not shared. अच्छा, जब आप अमाउंट, इतनी बड़ी अमाउंट या कोई भी अमाउंट किसी प्राइवेट बैंक में रखवाते हैं तो ये एज अ सॉर्ट ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर कंसिडर की जाती है। जितने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने हर कमर्शियल बैंक के अंदर एक खास अमाउंट, ड्यू अमाउंट रखवाई होती है फॉर किसी भी डिफरेंट पर्पस के लिए, चाहे वो सोशल वेलफेयर, स्टाफ के सोशल वेलफेयर के लिए हो, किसी और काम के लिए हो, और वो सारा या ट्रेनिंग के लिए हो, तो वो उस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में जब कोई चीज़ आप खुआ देते हो तो जाहिर है उससे को प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो फिगर्स जो है, जो आप एक्चुअल फिगर्स लिखवाते हैं, तो उसको जब ऊपर आप प्रॉफिट भी कर देते हैं तो वो भी फिगर एक्सेलरेट हो जाती है और अकोमुलेट हो जाती है। तो ये पहला एतराज़ किया गया कि आपने इतनी बड़ी अमाउंट एक HBL में कमर्शियल बैंक में खोली है, लेकिन आपने उसकी अप्रूवल नहीं दी, तो ये कैसे आपने कर दिया। उसके बाद ये ड्यूरिंग द ईयर ओनली 64 मिलियन वाज यूटिलाइज्ड फॉर प्राइमरीली फॉर पेमेंट ऑफ कंसल्टेंट सैलरीज एंड फॉरेन विजिट टू अटेंड कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा ये जो जितनी अमाउंट थी ये 4900 मिलियन की, इसमें से सिर्फ जो है 64 मिलियन यूटिलाइज हुआ मुख्तलिफ फॉरेन विजिट्स के ऊपर, और बाकी अमाउंट उस तरह की उस तरह पड़ी हुई। और ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टीज बोलते थे, इस वजह से ना आपने अपना स्टाफ ट्रेन किया, ना आपने चीज़ों को वो कहते हैं और मॉडर्न टेक्निक सीखी और चीज़ों में, इस वजह से आपके जो अकाउंट्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी एक्सप्लोरेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है और सारा चीज़। तो ऑडिट ने इस चीज़ को क्या है कि ऑडिट इज ऑफ द व्यू दैट नॉन implementation of petroleum policy, training fund guidelines and non-payment of dues resulted in non-utilization of training funds and funds generated through sale of technical data amounted to 58 million। यानी आपका ये अमाउंट का पैसा उस तरह का उस तरह पड़ा हुआ है, आप ना ट्रेन कर रहे हो, बल्कि आप जो इसके ऊपर हो सकता है कल को आप प्रॉफिट आए तो वो प्रॉफिट भी आप अपने पास रखें। तो matter was reported to the management in DSC meeting held on January 2026. Management stated that it has been acute shortage of manpower despite increased workload. Ministry of Energy was managing formulation of holistic and sustainable guidelines with the consultation of stakeholders. अच्छा, मैनेजमेंट ने आगे से अप्लाई किया कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से क्योंकि हमारे पास उस तरह का शॉर्टेज स्टाफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ट्रेनिंग भी नहीं करा रहे। हमने अपनी मिनिस्ट्री को लिखा हुआ है कि इसके ऊपर कोई हमें स्टाफ दें, दूसरे को गाइडलाइंस दें कि हम किस तरह की ट्रेनिंग करवाएं और उनको कैसे हम लेके चलें। तो इस वजह से जब तक वो गाइडलाइन नहीं बनती, वो मैकेनिज्म नहीं बनता, हमें स्टाफ नहीं मिलता, हम इनकी ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। फिर ऑर्डर ने आगे से किया है कि अगर आप ट्रेनिंग अभी नहीं करवा सकते तो फिर इस पैसे को आप वापस दें गवर्नमेंट को, और ताकि जब आपके पास स्टाफ हो तो फिर गवर्नमेंट आपको वापस एलोकेट करे और आप इसको यूटिलाइज करें। अगर आप उसको अनयूटिलाइज करना छोड़ देंगे तो इसको सरेंडर करना छोड़ देंगे फाइनेंस रूल्स में, तो उसको सरेंडर करें गवर्नमेंट के हवाले। नेक्स्ट पैरा है अनड्यू रिटेंशन ऑफ रिसोर्स फंड्स 2308 मिलियन।
कि ये एक फंड है बिजॉस फंड, इसको कहा जाता है। बिजॉस की फुल फॉर्म है बेनजीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स। इस स्कीम के तहत कुछ स्टॉक में जो मुझे समझ आई उसमें ये है कि आप कुछ पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, उसके बस अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ जो डिपार्टमेंट है वो बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। बेसिकली ऑडिट का एतराज़ ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2020 में जो बिजॉस फंड है इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर पेट्रोलियम डिवीजन ने इस 2025 में इस डिसीजन की रोशनी में एक नोटिफिकेशन निकाला कि इस फंड को क्लोज कर दिया जाए और इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो मिनिस्ट्री ने फेडरल का जो ये फंड को डिसॉल्व करने के बाद इस पूरे फंड को तकरीबन जमा करा दिया जाए उसके फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, यानी गवर्नमेंट के फंड में, ताकि गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज कर लें, बिकॉज अब ये फंड हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ऑडिट ने ये देखा कि 2308 मिलियन की अमाउंट अभी भी डिपार्टमेंट्स ने विद होल्ड की हुई है और कंसोलिडेटेड फंड में जमा नहीं कराई। और इस अमाउंट का जो ब्रेकअप उन्होंने बताया कि 2308 मिलियन में से 1500 जो है वो पीपीएल ने अपने पास रखी हुई है, 757 मिलियन एसएनजीपीएल ने अपने पास रखी हुई है, और 50 मिलियन ये पीएमडीसी ने अपने पास रखी हुई है। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स ने जो ये रिसोर्स फंड की ये अमाउंट है, ना सिर्फ इस फंड को अभी तक बंद नहीं किया बल्कि इस अमाउंट को जमा भी नहीं कराया वापस। तो ये मामला जब मैटर रिपोर्ट होता है मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट कहती है the management was the management has completely in their replies stated that the amount would be deposited after audit of trust account transfer of shared federal government. Audit conducted contended that the management was required to deposit the amount of FCF without delay. The DSC directed the management to get the stated stance verified from the audit. अच्छा, मैनेजमेंट को जब ये ऑडिट पैरा रिपोर्ट होता है तो वो कहते हैं कि हमने ये इसलिए अभी तक ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि हम इस फंड का इंटरनल ऑडिट करवाना चाह रहे हैं, इस पूरे ट्रस्ट अकाउंट का। जब तक ये ऑडिट नहीं होगा हम इसको गवर्नमेंट को आगे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जमा नहीं करवाएंगे। ऑडिट ने आगे से एतराज़ ये किया कि देखिए इस तरह की कोई शर्त डायरेक्शन में जजमेंट में नहीं थी और ना आपकी कोई नोटिफिकेशन में थी जो उस जजमेंट के बाद, तो आपको उसको फ़ौरन जमा कराना था एज सुन एज पॉसिबल, तो अब आप उसको जमा करें। तो इसमें हतमी ये चीज़ होती है कि ऑडिट और मैनेजमेंट इकट्ठे बैठेंगे और किसी एक चीज़ पे इसमें कंसेंसस किया जाए। इसी तरह एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन के नीचे एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव है, उसके हवाले से भी दो पैरास हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। पहला पैरा है illegal storage and sale of petroleum products without Form K and non-recovery of fine of 380 million। 380 मिलियन का पैरा है बेसिकली कि कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेल की गई है इलीगल फॉर्म के अंदर, उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, और वो स्टोरेज की गई है और फाइन था वो भी रिकवर नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 23 पेट्रोलियम एक्ट, whoever illegally imports, transports, stores, sells, produces, refines or blends any petroleum shall be punishable with a fine which may extend to 1 million rupees. Further, according to the Rule 115 of the Petroleum Rules, 1937, licenses for importation and storage may be granted by licensing authorities set forth in Schedule 1 in the form for the purpose and on payments of fees. According to the Schedule 1 of Petroleum Rules 1937, the purpose of license Form K to store petroleum in a tank or tanks in connection with a dispensing unit for fueling motor conveyances. बेसिकली पेट्रोलियम एक्ट 1934 कहता है कि कोई भी शख्स कोई कंपनी इलीगल ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट या सेल प्रोड्यूस करेगी, रिफाइंस और ब्लेंड करेगी पेट्रोलियम का, तो उसको पनिश किया जाएगा 1 मिलियन रुपीज़ फाइन। और इसके हवाले से उन्होंने कहा सिर्फ वो कंपनीज इसको कर सकती हैं जो फॉर्म के हवाले से फॉर्म के लाइसेंस वसूल करेंगी गवर्नमेंट से, उसके बाद वो ये सेल कर सकती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। During the audit, it was observed that 380 retail outlets were operating in the Department of Explosives, region Lahore, Karachi, Peshawar, and Islamabad without obtaining the mandatory license in Form K. Audit held that in accordance with the applicable rules,
Fine of rupees 180 per outlet was required to be imposed for the illegal storage and sale of petroleum products. However, due to failure to levy these fines, deposit lapse of period from 10 month to 5 year, an amount of 380 remained uncovered. ऑडिट ने एतराज़ किया कि ये जो कंपनीज जो ऑपरेट कर रही थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल की, ये ऑलमोस्ट हैं 380 रिटेल आउट 380 टोटल रिटेल आउटलेट्स हैं जो लाहौर में ऑपरेट कर रही हैं, कराची में ऑपरेट कर रही हैं, पेशावर में ऑपरेट कर रही हैं और इस्लामाबाद में जिन्होंने लाइसेंस लिए, जो फॉर्म के का लाइसेंस लिए बगैर वो एज आउटलेट ऑपरेट करें। और अगर इन 380 ने बगैर लाइसेंस के ऑपरेट किया है तो फिर इनको ऊपर हर रूल के मुताबिक हर कंपनी पे 10 लाख जुर्माना 1 मिलियन जुर्माना होना था, जो नहीं किया गया। इस अमाउंट को जब हम जमा करते हैं, यानी 380 टोटल आउटलेट्स हैं और हर पे 10 लाख है, तो और ये बनता है 380 मिलियन, जो अभी तक फाइन में रिकवर नहीं किया। तो जब ये मैटर रिपोर्ट हुआ मैनेजमेंट को, तो उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव illegal Daba stations petrol pump and issued notices for sealing and confiscation of such Daba stations petrol pump to concerned district authorities. Further, fine for illegal petrol pumps could only be imposed and recovered from operator for grant of license or order formalities. The DSC directed the management to pursue the matter with deputy commissioners vigorously. उन्होंने मैनेजमेंट ने जिनके पास अभी प्यारा रिपोर्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम ये इलीगल हमने इंस्पेक्शन की थी, इलीगल्स हमने डाबास पेट्रोल पंप्स आइडेंटिफाई कर दी और हमने उनको नोटिस भी इशू कर दिए हैं थ्रू डेप्टी कमिश्नर्स, और इनको हम बहुत जल्द इनको फाइन भी करेंगे और हो सकता है सील भी करना है। तो मैनेजमेंट इस नतीजे में पहुंची है कि इसको जो है ना, जो डायरेक्शन आई है कि इनको डेप्टी कमिश्नर्स के साथ फॉरन टेकअप किया जाए और विगरसली इनको फाइन और इनको शट डाउन किया जाए। इसका जो लास्ट पैरा है वो बेसिकली है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विदाउट लाइसेंस इन फॉर्म टू एंड नॉन इम्पोजिशन ऑफ फाइन। ये भी उसी तरह का एक है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल हुई, ये 214 मिलियन का पैरा है बेसिकली, और इसमें फॉर्म टू लेना ज़रूरी था और जो कि नहीं दिया। ऑडिट ने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव इट वाज ऑब्जर्व that department failed to impose and recover fine from National Logistics Cell NLC। ये जो है नेशनल लॉजिस्टिक सेल, ये आर्मी का बेसिकली एक कमर्शियल इदारा है जो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोलियम की कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन को कैरी करता है। तो उसका बेसिकली impose for illegal commercial transportation of petroleum products through 214 tank lorries without obtaining the mandatory Form 2 license. Further, no action was taken by the department to enforce the prescribed fine. This lapse in enforcement resulted in non-imposition of fine rupees 240 million. बेसिकली एलएलसी एक इदारा है जो ट्रांसपोर्टेशन देता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ऑर्डर ने इतराज़ उठाया कि इस एनएलसी कंपनी ने फॉर्म क्यू लिए बगैर ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ को फॉर्म करनी शुरू कर दी। इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये ऑलमोस्ट बन रही है। ये 214 टैंक लॉरीज हैं जो ये काम कर रही हैं, एनएलसी के टॉप लॉरीज है जो ये काम कर रही हैं, और इन्होंने कोई लाइसेंस 214 के करीब लॉरीज ने कोई टैंक लॉरीज ने कोई फॉर्म नहीं दिया हुआ, कोई अप्रूवल नहीं ली हुई, और ये उसके बगैर ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लिहाजा इनको फ़ाइन किया जाए, और जब आप इनको फ़ाइन करेंगे 10 लाख के हवाले से, तो ये टोटल अमाउंट बनती है 214 मिलियन, तो वो इनसे रिकवर की जाए इस एनएलसी से। तो जब ये मैटर मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट होता है तो वो ये कहते हैं कि the matter was reported to the management in DSC. Management stated that as per Rule 81, two of the petroleum rules, vehicles and trailers used for transportation and possession of fuels for the armed forces of Pakistan were exempt from obtaining Form 2 license. Further, the Department of Explosive had issued a letter to the NLC for submission of requisite particulars in cases where commercial activities were planned. DSC further directed the management to seek advice from the Petroleum Division regarding the imposition of fine. अच्छा, मैनेजमेंट का ये रिप्लाई होता है इस ऑडिट पैरा में कि रूल जो है इसके ऊपर पेट्रोलियम रूल्स 81 सबसेक्शन 2, वो ये कहता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन पाक आर्मी के पेट्रोल की गाड़ियाँ या पेट्रोल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके ऊपर कोई किस्म का वो जो है उनको वो लेने की जरूरत नहीं है फॉर्म 2 लाइसेंस।
और फर्दर मैनेजमेंट कहती है कि इसके बावजूद हमने एनएलसी को लेटर लिख दिया है कि अब आपकी ये जितनी भी केस कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं इसको बताएं ये आपके उस 81 सेक्शन के नीचे आती हैं जिनको एग्जेम्पशन हासिल है या नहीं। तो ये हमने इसमें लिख दिया, वो अपना रिप्लाई स्टेट करेंगे। साथ ही डीएसी ने कह दिया कि आपने ये लेटर तो लिख दिया लेकिन एक क्लैरिफिकेशन इस रूल के हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन से भी लें कि क्या ये एग्जेम्पशन है या नहीं है एनएलसी को पेट्रोल कैरी करने के लिए आर्म फोर्सेस का। तो ये पैरा है बेसिकली, और ये थी टोटल ऑडिट रिपोर्ट पेट्रोलियम डिवीजन की, जिसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस किया कि बेसिकली 2025-26 की जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें कौन कौन से पैराज हाईलाइट हुए थे और उनमें क्या क्या मैनेजमेंट का रिप्लाई था, क्या क्या डायरेक्शन थी, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स थे, क्या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी और किस तरीके से वो सारी चीज़ें हमारे सामने आई। अब मैं आपके सामने रखूँगा एक चार्ट जिसको हम पीएससी कंप्लायंस ऑफ पीएससी डायरेक्टिव्स के जो पेट्रोलियम डिवीजन को, ये तो वैसे चार्ट 2001 से लेकर 2024 सालों का है, लेकिन मैं आपको लास्ट 5 सालों की लिस्ट बताऊंगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पैरास के ऊपर कुछ डायरेक्शंस दी थी पेट्रोलियम डिवीजन को, उसमें से कितने को उन्होंने कंप्लायंस किया है, कितने का नहीं किया। टोटल डायरेक्टिव 24 सालों में 323 थी, जिनकी कंप्लायंस की गई है वो 162 है, और जो कंप्लायंस अवेटेड है वो 161 है, यानी 50% की कंप्लायंस हो गई है, 50% की कंप्लायंस नहीं हुई। 2019-20 में 12 डायरेक्टिव्स दिए, 3 की कंप्लायंस हुई, 9 की नहीं हुई। 2020-21 में 4 की डायरेक्टिव्स दिए पीएससी ने कि कंप्लायंस करे, चारों की कंप्लायंस नहीं हुई, वेटेड है। 2021-22 में 6 की डायरेक्शंस दी कि 6 जो डायरेक्टिव्स दिए पेट्रोलियम डिवीजन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कि इन एंड ऑडिट पैरास पे ये करें, उनकी डायरेक्शन में 6 की 6 की कंप्लायंस नहीं हुई और वेटेड है। 2022-23 में 4 टोटल डायरेक्टिव्स दिए पीएससी ने, 2 की डायरेक्शन, 2 की कंप्लायंस हुई, 2 की नहीं हुई, वेटेड है। 23-24 का लास्ट ईयर है, उसमें 8 डायरेक्टिव्स दिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने और 1 की कंप्लायंस हुई, बाकी 7 अवेटेड। तो ये है आज का थिंकिंग टाइम। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी, और थिंकिंग टाइम का ये एपिसोड कंक्लूड होता है बिकॉज इट्स थिंकिंग टाइम।